बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अगर आपको याद हो, हमने आई स्टडी 7 के अंदर पढ़ा था जनाब कि अगर किसी एसेट के कंस्ट्रक्ट होने की वजह से आप पर उसको डिसमेंटल करने की अगर ऑब्लिगेशन राइज होती है तो आप क्या करेंगे? उस डीकमीशनिंग कॉस्ट को या डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आज लायबिलिटी मान लेंगे, जो कि पास्ट इवेंट क्या है, एसेट का कंस्ट्रक्ट होना जिसकी वजह से आपके ऊपर डीकमीशनिंग की क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। यस और एज पर आई 16 आप उस डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। क्या कहते हैं आप सब लोग? ठीक है जी, तो एक बेसिक क्वेश्चन हमने आई 37 में कवर किया, जरा उस क्वेश्चन से मैं आगाज करने जा रहा हूँ। सर सब लोग देखिएगा बेटा। अ फैक्ट्री प्लांट इज बॉट ऑन 1 जनवरी 2001। कॉस्ट कितनी? 4.5 लाख रुपए, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। द एंटिटी obliged to decommission the plant after the end of a period of 3 years. Future decommissioning costs are expected to rupees 399,300. The appropriate discount rate 3 साल के एंड पे दी हुई वैल्यू। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। द इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल, यानी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस मटेरियल है, डिस्काउंट करके इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी जरूरी है। डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड ऑन द प्लांट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड टू अ निल रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने इसको किस तरह अकाउंट किया था, इसकी क्या एंट्रीज पास की थी, कोई जरा सब लोग देखिएगा। तो हम सब जानते हैं हमने इसको फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2011 हमने कहा प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट 4.5 लाख से, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जिसकी आप निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू 399,600 इंटू सॉरी 399,300 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1.1 की पावर -3। 3 लाख रुपए के आगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब क्या कर देंगे? आप उसको कैपिटलाइज कर देंगे कितने पर? 7.5 लाख पर। उसके बाद आप पहुंचे 31 दिसंबर 2011 पर। आप इस पर चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। आप बोलेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लाइफ 3 साल है, रेडल वैल्यू निल है। 7.5 लाख को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 2.5 लाख रुपए। लाइबिलिटी पर जो वक्त गुजरने पर इजाफा होगा उसको हम फाइनेंस चार्ज मानेंगे, तो बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये जो डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी के अंदर या डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के अंदर इजाफा हो रहा है या वक्त गुजरने की वजह से हो रहा है, ये ओवर द टाइम जो भी चेंज आएगा लाइबिलिटी के अंदर उसको हम फाइनेंस कॉस्ट मानते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस मानते हैं। तो 3 लाख की अगर लाइबिलिटी को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3,30,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, जिसमें से 3 लाख हमारी बुक्स में ऑलरेडी रिकग्नाइज हुए हुए हैं। यस और नो? तो डिफरेंस बेटा कितना आएगा? 30,000 रुपये। क्या कहते हैं आप सब? उसके बाद इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 31 दिसंबर 2012 डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से बेटा? 2.5 लाख से।
उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कर देंगे। आज हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 लाख इंटू 1.1 की पावर 2 होनी चाहिए। उससे मिलेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस का, यस और नो। और अगर इसमें से हम क्या कर दें, 3 लाख इंटू 1.1, जो कि हमारी पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू थी 3,30,000, वो अगर हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कर दें तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा बेटा 33,000। ये हमने कंपाउंडिंग से माइनस किया, इसको हम डिस्काउंटिंग से भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? 399,300 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.1 की पावर -1 से, तो हमें एक साल पुरानी मतलब फ्यूचर वैल्यू से एक साल पीछे आकर वैल्यू मिल जाएगी। और हमारी बुक में जो वैल्यू रिकग्नाइज है वो 399,300, सॉरी 300 इंटू 1.1 की पावर -2, 2 साल पहले वाली रिकग्नाइज। ठीक है, चेक कर ले, इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा बेटा, यस और नो। यानी अगर आप जीरो वैल्यू को ले आए 2 साल के एंड पर, या 3 साल वाली वैल्यू को एक साल डिस्काउंट करके ले आए 2 साल के एंड पर, तो आपको आपकी क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी। उसमें से वो वैल्यू जो ऑलरेडी रिकग्नाइज है क्या करते हैं आप, उसको माइनस कर दें। तो जो वैल्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज है वो कौन सी है, पहले साल के एंड वाली। तो अगर आप पहले साल के एंड वाली वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, तो फिर आपको एक साल कंपाउंडिंग करनी है। लेकिन अगर आप पहले साल के एंड वाली वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू से, तो आपको 2 साल की डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा जना, अब उसके बाद थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2013, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 2.5 लाख से। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कर देंगे। अब इसको कैसे निकाला जाए भाई? अब अच्छा, अब आप पहुंच चुके हैं बिल्कुल 30 साल के एंड पे, और 3 साल के एंड पे मौजूद वैल्यू आपको गिवन दी है 399,300। इसमें से आप लेस कर लें 3 लाख इंटू 1.1 की पावर 2, मतलब 2 साल के एंड वाली वैल्यू, या 399,300 में से आप लेस करवा लें 399,300 इंटू 1.1 की पावर -1, आपको आंसर मिल जाएगा 36,300। ठीक है जी। तो ये IS 37 के हिसाब से उसको किस तरह ट्रीट करना है ये आपने रिकॉल कर लिया, उम्मीद है। ठीक है जी, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब अगर सवाल ये है कि हमारा ये जो एस्टीमेट था 399,300 का, इसमें अगर कोई तब्दीली वाकई होती है, मतलब अच्छा आपको ये भी याद होगा कि डिसमेंटलिंग
कॉस्ट डिसमेंटलिंग प्रोविजन को रिकॉर्ड करते वक्त हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, उसमें तीन हमारे पास क्या थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की वैल्यूज थी। एक थी 1 मिलियन, दूसरी थी 800,000 विद इंक्रीज एक्सपीरियंस, और एक थी 6 लाख रुपए विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस पे हमें प्रोविजन किस वैल्यू पे बनाना था अगर आपको याद हो? ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को? 1 मिलियन वाला, 8 लाख वाला और 6 लाख वाला। तो अगर आपके लिए प्रोविजन बनाने के लिए तीन वैल्यूज दी गई हो तो बताइए जरा किस वैल्यू पर आपको प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए था? 1 मिलियन आपका लास्ट आपका लास्ट जो एस्टीमेट है, जो लास्ट एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपने माजी में इस तरह का प्लान 1 मिलियन में डिसमेंटल किया था। नंबर टू, अगर आप माजी की गलतियां ना दोहराएं तो आप इस कॉस्ट को रिड्यूस करके 8 लाख पे ला सकते हैं। नंबर थ्री, अगर आप एक बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो इस कॉस्ट को आप 8 लाख से गिराकर मजीद 6 लाख पे ला सकते हैं। तो आज प्रोविजन किस वैल्यू पे बनना चाहिए, यानी किस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू बनना चाहिए? 10 लाख, 8 लाख, या 6 लाख? बोलिए बेटा सब लोग। बेटा प्रोविजन बनना चाहिए 8 लाख के ऊपर, 8 लाख के ऊपर, 8 लाख के ऊपर। इंक्रीज एक्सपीरियंस हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कोई न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी उसके लिए हमें क्या चाहिए? सफिशिएंट सफिशिएंट रिलायबल एविडेंस। अगर आपको याद हो, sufficient reliable evidence that new technology will be available। ये वाली बात आपको याद है या भूल चुके हैं आप लोग? जब तक हमारे पास sufficient reliable evidence रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा, हम 6 लाख पे प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। हम 8 लाख पे बनाएंगे, हम इंक्रीज एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी का अवेलेबल जब तक सफिशिएंट रिलायबल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं होगा, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। एमसीक्यू में कवर हो सकता है बेटा, और इस तरह इसके सवालात में भी आ सकता है, ख्याल रखिएगा इस बात का। बेटा एग्जाम्पल हैंडआउट में लिखी हुई है बेटा, हैंडआउट हैंडआउट। एक मिनट रुकिए जरा। जी बेटा अब आपके सामने आ गया ये। A company owns a number of nuclear plants. The company is presently obliged to dismantle one of a nuclear plant in 3 years' time. The last nuclear plant dismantled by the company cost 1 million to dismantle, but the company expects to dismantle this nuclear plant if it's using the same technology at a slightly reduced cost. माजी में आप इसी प्लांट को डिसमेंटल कर चुके हैं 10 लाख का, लेकिन अगर आप जो टेक्नोलॉजी मौजूदा है उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इस 10 लाख की कॉस्ट को 8 लाख तक ला सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज एक्सपीरियंस। देयर इज हाउएवर अ चांस दैट completely new technology may be available, may means uncertainty, at the time of dismantling, which could lead to a further rupees 2,000 cost saving. Discuss the measurement of the provision। हाँ भाई, यही सवाल था, करवा चुका हूँ आपको क्लास के अंदर यार, आप भूल जाते हैं चीजों को करने के बाद। बताइए अब मुझे आप। अब किस पे प्रोविजन बनना चाहिए? हम बोलेंगे टू मेजर प्रोविजन at rupees 600,000, we have sufficient reliable evidence that new technology will be available at the time of dismantling. Otherwise, the provision should be measured at rupees 800,000 after by considering increased experience.
तो इस तरह भी सकते हैं, while measuring the provision increase the experience shall be considered, however availability or technology should be considered when there is sufficient reliable evidence the technology will be available. In the absence of such evidence, provision should be measured at rupees 800,000. ये बात आपके सामने है बेटा, आपको लिखवा दी गई है, बता दी गई है। अब आप मुझे बताइए। ठीक है, खैर मैं तो इस पे, हाँ बेटा स्टैंडर्ड में से कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिखा हुआ भी है वहां पे स्टैंडर्ड में, आपको पढ़ाया है बाकायदा मैंने स्टैंडर्ड से इस चीज को, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल खैर अब जरा क्विक मुझे आपके सामने ये बात करनी है, जरा इसको देख लीजिएगा प्लीज। हाँ बेटा उनको भेज देना जरा आप, यार जो लिखवाया है मैंने उसको लिखवा, आप भेज देना इसको। अच्छा भाई पढ़ाया मेरे बने देंगे। चेंज लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 1 मिलियन। चेन लिमिटेड ने प्लांट कितने का एक्वायर किया? 1 मिलियन का। ऑन जनवरी 2015 depreciation is calculated using the straight line method and a net lateral value. हमने एक प्लांट कितने का परचेज किया बेटा? 10 लाख का। Chain Limited has legal obligation to dismantle the plant at the end of its 4 years useful life. The estimated cost of dismantling is rupees 40,000. The present value of the future dismantling is rupees 27,321. Using discount rate of 10%. The company uses cost model for accounting of property management. कंपनी क्या यूज कर रही है? कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रही है। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं कि एक एसेट की डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का बनती है, पार्ट बनती है। उससे उस एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट के एस्टीमेट में क्या आता है? चेंज आता है, तो ये भी चेंज इन एस्टीमेट में शामिल होगा, यानी इसको आई सेड भी लग जाएगा। ठीक है ना, चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपनी उस प्लांट के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रही है। तो अभी हम कॉस्ट मॉडल समझ रहे हैं भाई। स्टार्ट लें जरा देखिएगा सब लोग। जरा आप बताइए, अभी हमने जो एंट्री सीखी उसके हिसाब से हमने 1 जनवरी को क्या एंट्री पास की होगी भाई? 1 जनवरी 2015। ठीक है जी। प्लान डेबिट 10 लाख से, सॉरी बैंक क्रेडिट 10 लाख से, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जिसकी पेरेंट वैल्यू आपको दी हुई 27,321। प्लांट कैपिटलाइज हुआ 1,27,321। ठीक है जी। अच्छा प्लांट की यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 4 साल। तो 31 दिसंबर 2050। अब एंट्री बनाएंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit।
1,27,321 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आता है बेटा, बताइए। 2,56,830। 2,56,830। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक साल मेच्योर हो गया तो एक साल की हम निकाल लेंगे मेच्योरिटी, और फाइनेंस कॉस्ट में ले जाएंगे उसको। तो अब बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। प्रोविजन सिर्फ लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग आपको पता है लिखना है। अच्छा जी, 27,321 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 27,321, जो ऑलरेडी रिकग्नाइज है। डिफरेंस कितना आता है, 2,732। ठीक है जी, यहां तक तो केस वही रहा ना जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, क्या कहते हैं आप? कोई मसला यहाँ तक हो तो बताइए। अच्छा, हमारा डिस्मेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट जरा बताइएगा, हमारा डिस्मेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट कितना है? 40,000। इसको सब 1.1 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 27,320 या 21। इसका मतलब ये हुआ कि ये 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू ही हमने कैपिटलाइज की हुई है ना। अच्छा, कहता है इग्नोरिंग टैक्स प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर 2015। क्या 15 की हम एंट्री बना चुके हैं? एंड 16, अब 16 की बनानी है। अज्यूमिंग दैट ए मतलब अब 16 की एंट्री ए एजम्पशन या बी एजम्पशन से बनेगी। ए एजम्पशन क्या, डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज टू ₹60,000, मतलब डिसमेंटलिंग का हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारी 40,000 नहीं है बल्कि 60,000। यस और नो? तो मतलब हमें 20,000 रुपए और क्या करने हैं, कैपिटलाइज कर। अगर हमारा एस्टिमेट शुरू से ही कितना होता, 40,000, 40,000 नहीं होता बल्कि 60,000 होता, तो हमने क्या किया होता, 60,000 की पेरेंट वैल्यू को कैपिटलाइज किया होता ना भाई। यस और नो? क्या कहते हैं आप सब? तो आज हम क्या करते हैं, 1 जनवरी 2016। अब मैं इसको बोलूंगा ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कर रहा हूँ, प्रोविजन में इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, प्लांट मजीद डेबिट कर दूंगा और प्रोविजन क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज मैं खड़ा हूँ एक साल के एंड पर और उस साल के स्टार्ट पर। तो 60,000 रुपए की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, इंटू 1.1 की पावर -3। 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, 45,078। और मेरी बुक्स में जो वैल्यू रिकग्नाइज हुई हुई है वो कितनी हुई हुई है, 40,000 इंटू 1.1 की पावर -3। ये वैल्यू मेरी बुक्स में रिकग्नाइज हुई हुई है। यस और नो? क्या कहते हैं आप सब लोग? 60,000 इंटू 1.1 की पावर -3। आज मैं यहाँ खड़ा हूं ना बेटा। अच्छा, 40,000 इंटू 1.1 की पावर -3 का जो आंसर है
वो 27,321 प्लस 2,732 के सम के बराबर आएगा। जरा चेक करके बताइए। बोलिए। 40,000 इंटू 1.1 की पावर -3 बराबर होगा 27,321 प्लस 2,732। तो ये और ये मेरी बुक्स में रिकॉग्नाइज हुआ हुआ है, और ये होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 15,000। 15,026। तो मैंने 15,026 से प्लान क्या कर दिया, और डेबिट कर दिया। और 15,026 से मैंने प्रोविजन का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यस और नो? तो क्या ये प्लांट कैपिटलाइज होने से हमारे एसेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसके साथ कनेक्ट करता है, अगला पॉइंट समझ में आए। तो क्या प्लांट, हाँ बी वो बात वही है ना भाई, लेकिन ऐसा काम करो ना, प्लांट को 15,026 से बढ़ाने से क्या हमारे प्लांट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? एच सी इंक्रीज हो रहा है, एच सी। हमारा एच सी भी रिवाइज हो गया ना इस तरीके से, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या कह सकते हैं? बोले। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। जवाब दीजिए। अच्छा, अब फर्ज कर लीजिए कि अगर एच सी हमारा इंक्रीज हो गया है कैपिटलाइज होने से, तो क्या चांसेस हैं कि हमारा रिकवरेबल अमाउंट इससे कम हो? अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज एच सी? इस पॉइंट पे हमारा एच सी कितना है? इस पॉइंट पे हमारा एच सी कितना है, मतलब ये कैपिटलाइज करने के बाद हमारा एच सी कितना है? कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच सी? देखो, हमने प्लांट को 1,27,321 से कैपिटलाइज किया था। मजीद 15,026 से कैपिटलाइज किया। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, 1,42,347। यस और नो? माइनस दिस अक्यूमुलेट डेप्शन। क्या आ रही डब्ल्यूडीवी, क्या आ रही है? जो डब्ल्यूडीवी आ रही है वही हमारा एच सी है ना? यार हाजिक बेटा, ये जो 15,026 आया है, जो कि हमारा 20,000 से एस्टीमेट बढ़ा है क्या? अगर यहाँ पर हमारा एस्टीमेट 40,000 नहीं होता बल्कि 60,000 होता, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू कैपिटलाइज हुई होती है वो क्या होती बेटा? वो 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू होती ना बेटा। तो आज हमारा एस्टीमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? 15,026 से हमने मजीद कैपिटलाइज नहीं किया। तो वो जो कैपिटलाइज किया वो भी तो प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बना ना बेटा। बोले। तो 1,27,321 प्लस 15,026 कितना हुआ? सम कितना हुआ? लेस किया अक्यूमुलेशन, दिस, डब्ल्यूडीवी कितनी हुई?
786,000। 7 क्या है बेटा, WDV क्या है? अच्छा 830, 830। 780 यार, क्या आंसर है बताइए जरा इसका यार। सेवन एटी 5,517 है ना, यही आंसर है ना सबका? पक्का? तो अगर ये हमारा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है, तो फर्ज कर लें अगर मैं बोलूं आज हमारा रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए है, तो क्या ये एसेट इम्पेयर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसको कैपिटलाइज करने की वजह से इसका कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो गया है, लेकिन इसकी रिकवरी स्टिल कम है, तो क्या ये एसेट इम्पेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें इसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करना चाहिए अगर ऐसा है तो। क्या ख्याल है बेटा? इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है कि जब आप प्लांट की डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या करते हैं, रीएस्टिमेट करते हैं और उसमें इजाफा होता है, वो इजाफा अगर आप कैपिटलाइज करते हैं तो उसकी वजह से प्लांट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होना क्या करेगा, इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको उसी पॉइंट पर। तो अगर आज रिकवरी कैपिटलाइज अमाउंट से क्या है, कम है, तो अब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें साथ साथ। क्या ये बात सब पे कर रहे हैं? अच्छा अब फिल वक्त पे इग्नोर करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस को, कुछ ऐसा बताया नहीं गया हमें। अच्छा अब ये बताइए डेप्शन कैसे चार्ज करेंगे? डेप्शन एक्सपेंस, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी कब? 31 दिसंबर 2016 को। जब भी एस्टिमेट चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, रीएलोकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे ना भाई। अभी बताओ वन में क्या WDV निकाली थी आपने, HC क्या निकाला था, सब बताओ। 785,000 क्या था? 785,517 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आ रहा है? 261,839। ठीक है जी। ये हमने चार्ज कर दी डेप्रीसिएशन, ये हो गया पार्ट ए सॉल्व। लेकिन क्या आप लोग पार्ट बी सॉल्व कर सकते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि आपका एस्टीमेट इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है, कहां पर, 1 जनवरी 2016 को। और एक चीज और, यहाँ पे फाइनेंस चार्ज की भी एंट्री आएगी ना भाई। अच्छा फाइनेंस चार्ज तो निकालने पहले, फाइनेंस चार्ज डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो अब आप कहाँ पहुंच गए 2 साल के एंड पर, 60,000 इंटू 1.1 की पावर -2। 4 साल से 2 साल पीछे आ जाएं, इससे पहले आप कहाँ थे?
60,000 इंटू 1.1 की पावर -1 -3। 4 साल से आप 3 साल पीछे थे, यानी 1 साल के एंड पे थे, तो डिफरेंस मिल जाएगा। इस साल का फाइनेंस चार्ज निकालें। अभी आप 2 साल के एंड पर हैं, तो आप फ्यूचर वैल्यू से कितना दूर हैं? 2 साल पीछे हैं। 4,508। 4,508 क्या है आपका फाइनेंस चार्ज? ठीक है बेटा, तो आप इसका ए पार्ट देख लो। अब इसका बी पार्ट ट्राई करो आप। बी पार्ट के लिए समझ लो 31 यहाँ तक की एंट्री से सेम होंगी। ये एंट्री तो सेम होगी, बी पार्ट आपको करना है यहाँ से। और बी पार्ट में क्या बोलता है भाई? डिसमेंटलिंग कॉस्ट डिक्रीज टू ₹30,000। अज्यूम करें डिसमेंटलिंग कॉस्ट बजाय इंक्रीज होने के क्या हो गई है, 40,000 से भी कम हो गई, कितनी रह गई है? 30,000 रुपए। बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। हाँ, प्रोविजन डेबिट प्लान क्रेडिट। लेकिन प्रोविजन डेबिट होने से, प्लान क्रेडिट करने से हमारा एचसीए रिवाइज हो जाएगा ना, और एचसीए नीचे आ जाएगा। तो चांसेस हैं कि एचसीए नीचे आने से हम अपने रिकवेबल अमाउंट से भी नीचे आ जाएं। तो अगर एचसीए नीचे आने से अगर हम अपने रिकवेबल अमाउंट से भी नीचे आ गए, तो हो सकता है माजी में चार्ज होने वाली इंपेयरमेंट क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए, रिवर्स। अगर एसिड को हम ऑलरेडी इंपेयर कर चुके थे। क्या ख्याल है? कोई, पूरा सवाल वही है। जल्दी करें बड़े, जल्दी करें, इसकी डिक्रीज की एंट्री बनाए जा रहे हैं आप। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह 60 की जगह 30 रखना है आपने यहाँ पर। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं, तो 1 जनवरी 2016 को एंट्री बनेगी, प्रोविजन डेबिट प्लांट क्रेडिट। तो आज देखा जाए 30,000 अगर हमारा रिवाइज एस्टिमेट है, तो आज 1 साल के एंड पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1.1 की पावर -3। और जो ऑलरेडी रिकग्नाइज वैल्यू है वो है 40,000 इंटू 1.1 की पावर -3। चलिए बेटा बताइए डिफरेंस क्या आ रहा है? सब लोग। 7,513। 7,513। 7,513। ठीक है बेटा। तो अगर प्रीवियस रिकग्नाइज कोई इम्पेयरमेंट है, तो वो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि प्लांट की वैल्यू गिरने से उसका एचसीए कम हो जाएगा। और अगर एचसीए इतना गिरा है कि वो
रिकवेबल अमाउंट से भी नीचे आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, रिकवेबल अमाउंट ऊपर चला गया है, हम HCA हमारा नीचे आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका माजी में चार्ज किया इम्पेयरमेंट क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है बेटा। बोलिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग मुझे 31 दिसंबर 2016 की डेप्शन निकाल के बताइए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कैसे निकालें भाई? अमाउंट जो हमने कैपिटलाइज किया था वो कितना था बेटा, बताओ। 1,27,321। तो आपने कहा 1,27,321, इसमें कमी आती है 7,513 से, और जो आप ऑलरेडी डेप्शन चार्ज कर चुके हो वो कितनी चार्ज कर चुके हो, 2,56,830। और वो चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको डिवाइड कर दें आप 3 से। 254,326। 254,326। हमारा बेटा क्यों गलत आंसर आ रहा है बेटा? सही है। अच्छा, अब क्या निकाल लेंगे उसकी फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा जी, अब हम कहाँ खड़े हैं भाई? 30,000 की अगर हम निकालें प्रेजेंट वैल्यू 2 साल के एंड पर, तो हमें आना पड़ेगा 1.1 की पावर -2 से, 4 साल से 2 साल पे आने के लिए 2 साल पीछे आना पड़ेगा। और इससे पहले हम कहाँ खड़े थे 1 साल के एंड पर, जो कि 4 साल से 3 साल पीछे था। तो 30,000 इंटू 1.1 की पावर -3। ठीक है जी। 2254। 2254। उम्मीद है बेटा बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये बी पार्ट है इसका। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है जी।
अब इसका आखिरी केस है जो कि टेक्निकल है बेटा थोड़ा सा। चलिए जनाब जरा देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को सीखिएगा प्लीज, लाजमी थोड़ा सा गौर और फिक्र कीजिएगा इस बार। मतलब अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है, किसी भी प्लांट की वैल्यू को आपने कैपिटलाइज किया हुआ है और उसके साथ उसकी डीकमीशनिंग कॉस्ट भी या डीकमीशनिंग लायबिलिटी भी कैपिटलाइज की हुई है बेटा, लेकिन वो प्लांट क्या फॉलो करता है, रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या फॉलो करता है बेटा, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो फिर सिनेरियो क्या डेवलप होगा वो सीखना है। इससे पहले क्या अज्यूम किया हमने, कॉस्ट मॉडल। लेकिन कॉस्ट मॉडल में एक बात स्टेब्लिश की थी कि डीकमीशनिंग लायबिलिटी बढ़ने से प्लांट की कॉस्ट बढ़ेगी, और प्लांट की कॉस्ट बढ़ने से उसका एचसीए क्या होगा, बढ़ेगा। और जब एचसीए बढ़ेगा मतलब तो चांसेस है कि एचसीए इतना बढ़ जाए कि रिकवेबल अमाउंट कम हो जाए, तो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन होगी, इम्पेयरमेंट लॉस देखना है। यस और नो? और अगर प्लांट की डीकमीशनिंग कॉस्ट लायबिलिटी कम होने से प्लांट की कैरिंग वैल्यू कम होती है तो उसका एचसीए कम होता है। तो अगर एचसीए इतना कम हो रहा है कि माजी का जो रिकवेबल अमाउंट था वो एचसीए से बिलो था, लेकिन अब एचसीए नीचे आने की वजह से रिकवेबल अमाउंट ऊपर चला गया है और एचसीए नीचे आ गया है, तो इससे आपकी माजी की चार्ज की भी इम्पेयरमेंट क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो आप उसको भी कंसीडर करें, इन चंद बातों को ध्यान में रखिएगा लाजमी। चलें जी, अब इसको समझते हैं। तब्दीली लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर ₹1 million on 1st January 2015. Deduction is charged calculated using a straight line and a nil residual value. Tabdili limit is a legal obligation to dismantle the plant at the end of its 4 years useful life. Useful life 4 साल है, और decommissioning हम पर क्या liability है। Estimated future cost of dismantling is what, 7.5 लाख। The present value of future dismantling cost rupees 5,12,260 using a discount rate of 10%। तो सब लोग 7.5 लाख को 1.1 की पावर 7.5 लाख को 1.1 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7.5 लाख को 1.1 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5,12,260 के ये आंसर आ रहा है बेटा। आ गया आंसर। तो 1 जनवरी को हम क्या एंट्रीज पास कर रहे हैं, जरा देखिएगा सब लोग। 1 जनवरी 2015 हमने कहा प्लान डेबिट बैंक क्रेडिट 1 मिलियन से। प्रोविजन क्रेडिट, इन शॉर्ट प्रोविजन लिख रहा हूं मैं। अब जानते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लिखना है या प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी लिखना है, जिसकी पेरेंट वैल्यू 5,12,260 है। प्लान डेबिट होगा 15,12,260। यस और नो? द कंपनी यूजेस द रीवैल्यूएशन मॉडल टू अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कंपनी का यूज करती है रिवैल्यूएशन मॉडल। द प्लांट वाज रीवैल्यूड ऑन 31 December when its net fair value after deducting the decommissioning cost of decommissioning was 1,200,000। यानी मतलब ऑब्वियसली जो प्लांट की जो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, मार्केट में आपके पास जो प्लांट होगा वो तो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ना, मतलब उसके ऊपर तो कोई डिकमिशनिंग लायबिलिटी कैपिटलाइज नहीं हुई होगी। तो अगर आप उसको रीवैल्यू करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर आप उस प्लांट को रीवैल्यू करना चाहते हैं तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, जरा बताइए सब लोग।
प्लांट का जो कैरिंग अमाउंट लेंगे वो आप नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी लेंगे, नेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी। समझ रहे हैं बात या नहीं? अच्छा, इसका मतलब प्लांट को हम कहाँ रीवैल्यू कर रहे हैं भाई? साल के एंड पे कर रहे हैं ना। तो जब भी हम साल के एंड पे परफॉर्म करते हैं रीवैल्यूएशन, तो क्या होता है, पहले हम चार्ज करते हैं इस साल की डेप्रीसिएशन। यस और नो भाई? चलिए जवाब दीजिए सब लोग। 31 दिसंबर 2015 हमने एंट्री बनाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 15,12,260 डिवाइडेड बाय 4, क्या डेफिनेशन आती है बताइए? 3,78,065। 3,78,065। ठीक है? यस और नो? अब डीकमीशनिंग लायबिलिटी मेच्योर हो रही है, एंट्री बन रही है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। बोलिए भाई सब लोग जरा, कितने से भाई? ये तो आप निकाल लें 7.5 लाख इंटू 1.1 की पावर -3 माइनस 5,12,260 जो ऑलरेडी रिकग्नाइज है आपके पास। आंसर बनेगा 51,226, जो कि इसी वैल्यू के 10% के बराबर है। लेकिन मैं जो तरीकेकार फॉलो कर रहा हूँ उससे आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी? यस और नो बोलिए। ये एंट्री बन गई। आप मुझे बताइए ये एंट्री बनने के बाद आपकी डीकमीशनिंग लायबिलिटी क्या बन गई? 5,63,486। यस, यही आंसर है भाई। अच्छा, अब इस तरह सोचिए कि अगर हम आज की डेट पे ये प्लान लेते 1 साल पुराना, अगर हम उसको रिवैल्यू करने लगे। बेटा मोहसिन, क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी जरा, अगर मैं बीच में ओवरव्यू दूंगा तो बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जरा प्लीज इसको देख लें आप। ठीक है जी? अच्छा, अब आप बताइए जरा यहाँ पर, सब लोग बताइए प्लीज, कि रीवैल्यू करने से पहले क्या करना है मुझे? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करनी है, प्लान क्रेडिट कर देना है। कितने से बेटा? 378,065। 378,065। यस और नो? क्या कहते हैं आप लोग? यस और नो?
अब वही हमारा पुराना वाला प्रिंसिपल, आज आज से पहले हमने कभी इसको एम्पेयर नहीं किया, किया एम्पेयर किया? तो आज हम कहां पर हैं? HCA पर, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर। और HCA क्या है? 1,512,260 है बेटा। 1,512,260 माइनस वॉट? accumulated डेप्शन कितनी? 378,065। तो आज हमारी WDV कितनी है, HCA कितनी है, बताइए जरा सब लोग। HCA की वैल्यू क्या है भाई? ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी एक्यूमडेप्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCA बेटा? 1 लाख क्या कहते हैं, वन, यार गलत गलत वैल्यू मत बताओ ना यार। 15,12,260 में से आप लोग क्या करो यार, कोई 92 लिख रहा है, कोई 95 लिख रहा है, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? 11,34,195। अच्छा जी, आज हमें इस जैसा 1 साल पुराना प्लान कितने का मिल रहा है बेटा, सब बताइए। आज हमें इस जैसा 1 साल पुराना प्लान कितने का मिल रहा है, सब बताइए यार, क्विक पार्टिसिपेशन प्लीज। 12 लाख का। तो अगर हम आज की डेट पे वो प्लान खरीदें 12 लाख का, तो क्या उस 12 लाख के ऊपर हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी होगी? तो जो करनी होगी वो क्या होगी? आज की प्रेजेंट वैल्यू, यानी 7,50,000, 7,50,000 इंटू 1.1 की पावर -3। अगर आज खरीदे तो आज इतनी इतनी वैल्यू कैपिटलाइज होती ना, अगर आज खरीदते तो। क्योंकि वो उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, जरा बताइएगा जरा सब लोग। और ये जो आंसर होगा वो 5,12,260 प्लस 51,225 के बराबर होगा, 226 के बराबर होगा। अरे अल्लाह के बंदो, इतने से आपने कैपिटलाइज की थी जीरो पर, उस लाइबिलिटी में इजाफा हो गया इतने से। अगर हम एचडी आज खरीदते तो आज हम क्या करते? 7.5 लाख की पिरामिड निकालते ना, 3 साल पीछे लाकर। वो क्या बनती भाई? 12 लाख प्लस 7.5 लाख। हमने कहा अगर हम आज खरीदते तो इतना हम कैपिटलाइज करते, पेमेंट इतनी करते। और 7.5 लाख की निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.1 की पावर -3। जैसे हमने शुरू में एंट्री बनाई, 7.5 लाख को मल्टीप्लाई किया 1.1 की पावर, लेकिन अगर आज खरीदते तो इतने खरीदते प्लस इतना कैपिटलाइज करते। तो आज हमारा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है इसका, जिस हालत में प्लांट? 17,63,486। तो आज क्या करेंगे हम इसको? अपवर्ड रिवैल्यू करेंगे और इम्पैक्ट लेंगे थ्रू OCI। यस और ये जवाब चाहिए मुझे आप सबसे। कितना आंसर आया भाई? तो हम एंट्री बनाएंगे प्लान डेबिट
रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट। 6,29,291। ठीक है, तो यहां तक बेटा सबको समझ में आ गया। यानी डिसमेंटलिंग वाले कॉस्ट में हम फेयर वैल्यू किसको मान रहे हैं, प्लांट की आज की वैल्यू प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की आज की वैल्यू। यानी अगर हम अपना लगाया प्लांट आज बेचेंगे तो किसी को कितने का बेचे जाएंगे, इस वैल्यू पर, और डिसमेंटलिंग की भी आज की वैल्यू पर। यस और नो? अब आप जानते हैं रीवैल्यू होने के बाद तो रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्शन क्या होती है, चार्ज होती है। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितना है हमारे पास, तो अब ये हम कहां पर हैं, हम अभी हम थे ईयर वन कैंड पर, अब हम जा रहे हैं कहां पर, 31 दिसंबर 2016। हम डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। जवाब चाहिए बेटा। $1,763,486 डिवाइडेड बाय 3। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 587,829। 587,829। और एक इफेक्ट और आएगा ना, रिवर्शन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, एक्सेस डेप्रीसिएशन। सरप्लस कितने से आया था हमारे पास, 629,291 डिवाइड बाय 3 करते हैं बस। 2,09,764। 2,09,764। यस और नो? अब जरा कुछ सवालात के जवाब दीजिएगा। अच्छा एक और चीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 7.5 लाख की 1.1 की पावर -2 इंटू 7.5 लाख इंटू 1.1 की पावर -3। डिफरेंस
56,349। ठीक है बेटा। अच्छा जरा यहाँ पर हम कुछ असेसमेंट कर लेते हैं। ACA, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। आज हम कहाँ खड़े हैं? रिवैल्यूएशन होने के बाद बताइए जरा बेटा, ACA, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। रिवैल्यूड अमाउंट कितना था? 1,763,486। इसमें से अगर आप लेस करते हैं ये डेप्रिसिएशन, तो ये मिल जाएगा। या आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो उसके दो हिस्से आपकी, इसके दो हिस्से आपकी क्या है, कैरिंग अमाउंट है, और 3 हिस्से में से एक हिस्सा क्या हो चुका है, डेप्ट हो चुका है। ACA की वैल्यू क्या आती है बताइए जरा सब लोग। 1,175,657, 657, यस। HCA, HCA, अगर आपने इस एसेट को रिवैल्यू ना किया होता तो आज आप कहाँ होते? कोई कोई जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आपने इस एसेट को रिवैल्यू ना किया होता तो आप कहाँ होते? यार आपने टोटल कितनी वैल्यू कैपिटलाइज की थी? ये रही 15,12,260। तो 15,12,260 की आज वैल्यू डब्ल्यू क्या होती? तो इसकी लाइफ थी 4 साल। डिवाइड बाय 4 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, बताइए क्या आंसर आता है? 756,130। यस और नो? अच्छा अब जरा इसका और इसका डिफरेंस निकाल लें। 19,19,527। यस, 4,19,527, यस। इतना बैलेंस हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है? रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, जरा चेक कीजिएगा। 6,29,291 में से 2,09,764 क्या करते हैं, माइनस कर।
इसका मतलब हम HCA से कितना अबव हैं, है ना? आज हम HCA से कितना अबव मौजूद हैं? आज हम HCA से कितना अबव मौजूद हैं? अब यहाँ यहीं से सारा गेम है बेटा, सारा गेम इधर से ही देखो, समझना। ये बताओ, अगर आज की डेट पर हमारा HCA बढ़ जाए, अगर आज की डेट पे हमारा HCA बढ़ जाए, तो उससे फेयर वैल्यू और HCA का गैप कम होगा या बढ़ जाएगा? और अगर फेयर वैल्यू और HCA का गैप कम हो जाएगा, तो हमें माजी में की हुई रीवैल्यूएशन रिवर्स करने की जरूरत है या मजीद रिकॉर्ड करने की जरूरत है? अब बस यहीं पे गेम समझेगा, बड़ा मेहरबानी। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन की तरफ। अब इसका पार्ट ए और पार्ट बी इधर ही सॉल्व होगा भाई, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से। क्योंकि अब तक मैं सारा गेम बना रहा था सिर्फ इसको समझाने के लिए। कहता क्या है? द फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर इंक्रीज टू ₹9 लाख। अब फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 7.5 लाख नहीं है, बल्कि 9 लाख रुपए। कब? ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 जनवरी लिखा हुआ है। और मैंने इसको डेप्रिशिएट कर दिया है। चलें, इसको डेट को हम अज्यूम करते हैं ईयर एंड, 1 जनवरी 2017। हाँ, इस तरह अज्यूम कर ले, 1 जनवरी 2017 अज्यूम कर ले। अब आप मुझे बताइए, 1 जनवरी 2017 को हम अगर अपना एस्टिमेट रिवाइज करते हैं, जिससे हमारा प्रोजन इंक्रीज हो रहा है, तब मुझे दरकार है आप सबकी, आप सबकी बहुत भरपूर। 9 लाख रुपए अब हमारा रिवाइज एस्टिमेट है। तवज्जो दरकार है। 9 लाख रुपए अब हमारा रिवाइज एस्टिमेट है, कितने साल के एंड पर? 4 साल के एंड पर यार। जिसकी पेरेंट वैल्यू निकलेगी यार 2 साल के एंड पर। 9 लाख रुपए तो फ्यूचर वैल्यू है ना यार। तो 9 लाख को अगर हम पीछे लाते हैं, और इससे पहले हम कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? 7.5 लाख। 7.5 लाख इंटू 1.1 की पावर -2। तो आज हमारी बुक्स में 7.5 लाख इंटू 1.1 की पावर -2 वाली वैल्यू क्या है? रिकॉग्नाइज हुई बतौर लाइबिलिटी। तो हमारी लाइबिलिटी में नेट कितने से इजाफा हो रहा है? 1,23,999। बोले। अब अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते, अच्छा एक बात समझे, एक बात और समझे, इजाफा हो रहा है, लाइबिलिटी तो कंफर्म है ना, लाइबिलिटी कितने से बढ़ी? तो लाइबिलिटी बढ़ी, आप बोलते हैं प्रोविजन क्रेडिट।
आप बोले प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 1,23,000, 967 प्रोविजन क्रेडिट। समझे बात या नहीं? लाइबिलिटी तो कंफर्म क्रेडिट हो रही है ना। अब डेबिट हम, देखो, डेबिट हम प्लान नहीं करेंगे, प्लान तो रीवैल्यू होने की वजह से ऑलरेडी डेबिट हुआ हुआ है। हम इस तरह सोचेंगे कि अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो ये इजाफा प्लान में हुआ होता, और ये इजाफा प्लान में होता तो प्लान का एचसीए क्या होता, इंक्रीज होता, और हमने प्लान को ऑलरेडी एचसीए से अब इंक्रीज किया हुआ, तो प्लान डेबिट करने के बजाय हम एक काम और करते हैं ना, हम क्या करें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर। बेटा 2016 नहीं, 2017 अज्यूम कर लिया है मैंने। दो ऑप्शन है भाई, दो ऑप्शन, अजम्पशन ए और अजम्पशन बी सॉल्व कर रहा हूँ। अभी ये ऑप्शन ए सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने डेट अज्यूम कर ली 2017, क्योंकि वरना फिर पूरा क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ता। अगर हम कॉस्ट मॉडल के अंदर इतना अमाउंट कैपिटलाइज माने तो हमारा एचसी इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अगर एचसी इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा तो हमारा रीवर्स सरप्लस उतने अमाउंट से कम हो जाएगा, 1,23,963, 967। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और आसान वे है कि आप ये देखें आपके पास कितना सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल है। तो जब तक आपके पास सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल है, आप कोई इंपैक्ट नहीं लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस हद तक अगर प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो इतना, इस हद तक इंपैक्ट जाएगा, सरप्लस से रिवर्स होगा। अगर इससे ज्यादा अमाउंट से प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो इस हद तक इंपैक्ट जाएगा सरप्लस के ऊपर, उससे अबव इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? चूंकि क्योंकि प्रोविजन की वैल्यू कैपिटलाइज होने की बिना पर आपका एचसीए हो सकता है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी ऊपर चला जाए, लेकिन रिवर्शन मॉडल में आपको अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे होना जरूरी है। जो डिफरेंस होगा वो चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई वही तो समझा रहा हूँ, प्लांट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। प्लांट आप इंक्रीज करते हैं, फिर प्लांट की जो वैल्यू होगी वो अपने फेयर मार्केट वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको डाउनवर्ड करके दोबारा नीचे लाना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू पर। आप प्लांट डेबिट कर दें, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। अब फिर आपकी एंट्री दो हिस्सों में बनेगी। सरप्लस के ऊपर अगर आप प्लांट डेबिट करते हैं, लेकिन फिर आप उस प्लांट को मैच करें उसके रिकवरेबल अमाउंट से या फेयर मार्केट वैल्यू से, आपको मजबूरन उसको प्लांट को क्रेडिट करके वापस नीचे लाना पड़ेगा। ये केस ए हो गया बेटा। केस बी, अगर 1 जनवरी 2017 को प्रोविजन का एस्टीमेट बजाय इंक्रीज होने के क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तवज्जो दरकार है, तवज्जो 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 तवज्जो। द फ्यूचर डिस्मेंडिंग कॉस्ट डिक्रीज टू रुपीज 3 लाख रुपए। आपकी डिस्मेंडिंग कॉस्ट 7.5 लाख से कम होकर कितनी रह गई है, 3 लाख रुपए रह गई। आप बोलेंगे 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर -2, 7.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर -2, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोविजन के अंदर कमी आ रही है, इजाफा हो रहा है। तो प्रोविजन तो डेबिट करते हैं,
3,71,900 से प्रोविजन डेबिट कर दिया हमें 3,71,900 से। अब जरा सोचिए अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो इतना अमाउंट जो है आपका इस HCA से क्या जाता, कम हो जाता, मतलब HCA आपका और नीचे आ जाता। जब HCA आपका और नीचे आ जाता तो आपका ACA और HCA का गैप क्या होता, बढ़ जाता। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको यहाँ पर जब HCA और ACA का गैप बढ़ता तो मतलब सरप्लस बढ़ता, तो आप क्या करेंगे, रीवर्जन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट कर देंगे। 3,71,900। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि अगर आप ऑलरेडी आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो है वो, अगर आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो है वो, या आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है ऑलरेडी वो आपकी क्या कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, जिसके बिना पर आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट नीचे है, तो इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में भी जा सकता है, ख्याल रखिएगा। क्योंकि एसेट की HCA कम होने से उसका माजी में चार्ज हुआ इम्पेयरमेंट भी रिवर्स हो सकता है, जो मैं आपको कॉस्ट मॉडल में समझा चुका हूँ। बेटा जरा आप बताओ, इस तरह सोचो फरहान, कि अगर हम 15,12,260 में से 3,71,900 माइनस कर दें, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट, बेटा क्या कर रहे हो फरहान, अगर हम 15,12,260 में से, सॉरी 7,56,000, मैं गलत बोल गया, 7,56,130 में से अगर आप 3,71,900 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो डिफरेंस क्या आता है, ये HC है, मैं इसको बोल रहा हूँ बार बार, तो कैलकुलेट हुआ है ना, ये HC है 3,48,430। तो अगर आज आपका HCA 3,48,430 हो और आपको पहुंचना हो इस फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो डिफरेंस कितने से आता है, बताइए डिफरेंस कितने से आता है, 791,427। और एक्चुअली तो आप यही मौजूद है ना बेटा, एक्चुअली तो आप यही मौजूद है। ठीक है, तो डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 791,427। उसमें से इतना सर, अच्छा इतना हमारे पास सरप्लस होना चाहिए, अगर हम आज यहां से यहां मूव करें इस वैल्यू पर, तो हमारे पास 791,427 में से 419,527 का सरप्लस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना बेटा। तो अब जरा डिफरेंस निकालो, 791,427 में से 4,19,527 का कर दो, माइनस करो बेटा फरहान, आ गया ना। यानी HCA नीचे आने से हमारा सरप्लस क्या हो गया, इतने से बढ़ गया। क्योंकि कॉस्ट मॉडल के लिहाज से जब हम क्या करते हैं, प्रोविजन डेबिट करते, तो हम अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कॉस्ट रिड्यूस करने से हमारा इस वैल्यू का और इस वैल्यू का गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम तो ऑलरेडी इस वैल्यू पे मौजूद है, तो हमें प्लान को तो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो गैप क्योंकि बढ़ रहा है HC और AC का, तो क्या होगा, उससे हमारा सरप्लस बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर्शन सरप्लस क्रेडिट कर रहे हैं।
ठीक है बेटा। तो ये इम्पैक्ट अब आपके सामने है यहाँ तक। सही है। तो इसको यहाँ पर मैं इसको, ये तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। चलिए से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका आप। हो गया यहाँ तक का। इसको देख लें बेटा। जी बेटा कर लें, वो पासवर्ड जो बताया आपको मैंने वो लाजमी कर लें। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा। हाँ बेटा अपलोड कर रहा हूँ उसको। हो गया स्क्रीनशॉट। इसको मैं एंड कर रहा हूँ। IS 8 बेटा आप अगर बोलो तो मैं चला दूंगा इधर ही आपके सामने स्क्रीन पर, अगर आपको कोई चीज देखनी हो तो। एक काम कर लो, IS 8 का नोट देख लो सब लोग एक दफा, एरर्स का। बेटा बड़ा सवाल कराऊंगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है।